बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। बुध 29 अप्रैल का आगाज हो गया है। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी आलमी खबर के हवाले से, एक ऐसी डेवलपमेंट जिसने रियाद से बीजिंग और बीजिंग से वॉशिंगटन तक हलचल मचा दी है। और मैं आज आपको ये बता रहा हूं कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये आगाज है, ये शुरुआत है। अब ऐसी डेवलपमेंट्स रूनुमा होंगी, अब कुछ ऐसे वाकयात ट्रिगर होंगे, कुछ ऐसी साजिशों का आगाज होगा कि जिसके नतीजे में मुस्तकबिल करीब में, बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, मुस्तकबिल करीब में कुछ नई जंगें लड़ी जाएंगी। वो जंगें कब होंगी, कहां होंगी, कौन किसका साथ देगा, इसके ऊपर हम सेपरेटली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अब शुरू हो चुकी है अरब दुनिया की हुक्मरानी की जंग, और इस जंग के हवाले से बहुत सारे लोग शशदर हैं। आज आप हेडलाइन देख रहे हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने ओपेक से, ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान कर दिया। लेकिन ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये आगाज़ है, और ये एक्सपेक्टेशंस ये शुरू हो चुकी थी। मैंने इसके हवाले से प्रेडिक्शन की थी 20 जनवरी को, जब इस किस्म के वाकयात रूनुमा नहीं हुए थे। लेकिन 20 जनवरी को मैंने एक वीडियो की थी इसी मौजू के ऊपर, और मैंने उसमें ये प्रेडिक्ट किया था कि अब ये जो अरब दुनिया की हुक्मरानी की जंग है, ये बड़े गुल खिलाने वाली है, कुछ बहुत ही अहम चीज़ें होंगी। और अब उन वाकयात ने ट्रिगर होना शुरू कर दिया है। आज उसका स्टिमुलस आपको मुख्तलिफ नज़र आता है, लेकिन वाकयात की डायरेक्शन, उनका रुख, जिस बहाव पर ये अब डेवलपमेंट शुरू हो चुकी हैं, इसके नतीजे में अब बहुत कुछ होने वाला है। आगाज़ में हम ज़रा इस वीडियो में देखेंगे कि जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, लेकिन फिर वी विल डिग डीप डाउन इनटू इट कि ये जो डेवलपमेंट है ये कहीं से भी मामूली डेवलपमेंट नहीं है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ये जो फैसला किया है ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का, इसके आफ्टर शॉक्स पूरी अरब दुनिया को, मुस्लिम दुनिया को मुनकसिम करेंगे, तकसीम करेंगे, और इसके नतीजे में बड़ी ही अहम डेवलपमेंट्स होंगी। ये जो मुत्तहिदा अरब अमारात ने किया है, आप इसको ये कह सकते हैं कि अब तक का सऊदी अरब के ऊपर सबसे बड़ा इक्तसादी हमला है। और जब मैं आपके सामने कुछ अदाद व शुमार रखूँगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है, और फिर सऊदी अरब किस तरीके से रिएक्ट करेगा। और जिन जंगों की मैं बात कर रहा हूँ जो ट्रिगर हो सकती हैं, क्या वो बराह रास्त जंगें होंगी या फिर प्रॉक्सी वॉर्स अब लड़ी जाएंगी, और कौन से आपको ममालिक और कौन से खित्ते आपको मैदान जंग बनते हुए नजर आएंगे, उस पर मैं फिर सेपरेटली जो है वो बात करूंगा। अभी जो इस वक्त खबर रिपोर्ट हो रही है, पहले ज़रा वो खबर मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर हम उसके इम्पैक्ट और दीगर जुजियात के हवाले से बात करेंगे जिन्होंने अब पूरी दुनिया में हलचल मचाना शुरू कर दी। और बहुत सारे लोग इस बात पर भी हैरान हैं, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ है कि ये जो खबर आई है इससे होना ये चाहिए था कि आलमी मार्केट में जो तेल की मंडियां हैं, आलमी मंडी, उसमें प्राइसेस जो है वो नीचे आ जाती। लेकिन हैरान कुन तौर पर इस खबर ने, इस डेवलपमेंट ने तेल की प्राइसेस को मज़ीद जो है वो जंप दिया है, और उसकी जो वजूहात हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ हमारे सामने मंजरनामा ये है कि ईरान और अमेरिका की जो जंग है वो अभी इख्तिताम पजीर नहीं हुई, उसमें अब मज़ीद कुछ पहलू सामने आ रहे हैं। लेकिन इस जंग के दौरान अब जो सूरत हाल डेवलप हुई है कि जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात, जो आज से चंद हफ्ते पहले आप इस सारे मंजरनामे को अगर रिवाइंड कर लें तो ताने दिए जा रहे थे। मुत्तहिदा अरब अमारात जो है उसके हवाले से दुनिया भर के इंतहाई मुस्तनद खबर रसां इदारे ये रिपोर्ट कर रहे थे कि वाशिंगटन के ऊपर, सदर ट्रंप के ऊपर ये दबाव डाला जा रहा है मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से कि आप इन हमलों को ईरान के ऊपर जारी रखें और मलिया मेट कर दें, तबाह बर्बाद कर दें ईरान को। और इस कैंपेन में अगर पैसा दरकार है, अगर कोलिशन में हमारी शमूलियत दरकार है, अगर आलमी फोरम्स के ऊपर इस हवाले से कुछ करारदादें लेकर आनी है, उसके लिए लॉबिंग करनी है, तो हम उसके लिए हाजिर हैं, ये सब कुछ किया जाए। साथ में ये शिकवे मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से किए जा रहे थे कि आखिर हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा हमले क्यों हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा मिसाइल, सबसे ज़्यादा ड्रोन, सबसे ज़्यादा क्रूज मिसाइल ये हम पर क्यों दागे जा रहे हैं। और एक शिकवा जो लबों पर नहीं लाया गया, लेकिन बहुत सारे अनऑफिशियल ऐसे अकाउंट जिनको मुत्तहिदा अरब अमारात की रॉयल फैमिली के साथ बड़ा करीबी तस्वुर किया जाता है, वो ये सवालात उठा रहे थे कि आखिर सऊदी अरब के ऊपर इतने हमले
क्यों नहीं हो रहे, और इसके बेनिफिशियरी के तौर पर वो पोर्ट्रे कर रहे थे सऊदी अरब को। एंड सो मच सो कि अनवर गरगाश जो बहुत ही अहम एडवाइजरी रोल रखते हैं सऊदी जो अमाराती रॉयल फैमिली है उसमें, वो यहाँ तक कह गए जिन्होंने सऊदी अरब को नामर्द होने का ताना दिया ईरान वाली जंग के हवाले से, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो बैक फुट पर नज़र आता था और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का उसमें बड़ा किरदार था। पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है सऊदी अरब के साथ, और फिर पाकिस्तान और ईरान के दोस्ताना ताल्लुकात हैं, तो उसकी वजह से एक एडवाइजरी का रोल जो है इस सारे मामले में किस तरीके से स्टेयर करना है, वो पाकिस्तान उस हवाले से सऊदी अरब की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर रहा था। वो जो $3 अरब पाकिस्तान से वापस मांगने वाली कहानी है वो भी इससे रिलेटेड है, बट दैट विल टेक द स्टोरी टू सम अदर पॉइंट। तो इसलिए हम ज़रा इसके ऊपर फोकस करते हैं कि अभी जो ओपेक और ओपेक प्लस के हवाले से जो खबर है वो पहले मैं आपको पढ़ देता हूँ, फिर अल जज़ीरा ने इसके हवाले से कुछ तफसीलात रखी और फिर हम इसके इम्पैक्ट के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है जब आप उसको समझेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये सिर्फ हेडलाइन पढ़कर गुजर जाने वाली स्टोरी नहीं है। ये ऐसी स्टोरी नहीं है कि जिसमें आप सिर्फ ये पढ़ेंगे कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने ओपेक और ओपेक प्लस से जो है वो अलहदगी का ऐलान कर दिया। ये बाकायदा इसराइल और अमेरिका की जेब में जा चुका है मुत्तहिदा अरब अमारात, और पूरी दुनिया में अब नई डेवलपमेंट्स इससे ट्रिगर होंगी। खबर आती है मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई ने तेल पैदा करने वाले बड़े मुमालिक की तंजीम ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान कर दिया। अमाराती खबर एजेंसी के मुताबिक ये फैसला 1 मई 2026 से नाफिजुल अमल होगा। इस फैसले के आलमी तेल मार्केट पर भी असरात मुतवक्के हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक हुकाम का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात तेल की फ़रोख्त की पॉलिसी में खुद मुख्तारी हासिल करेगा। ख्याल रहे कि तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक का क़याम 1960 में अमल में आया था। सऊदी अरब, ईरान, इराक और कुवैत ओपेक के अहम रुकन हैं। ओपेक प्लस का क़याम 2016 में अमल में आया था, जब ओपेक ममालिक और नॉन ओपेक ममालिक में इत्तहाद हुआ। इसमें रूस समेत दीगर ममालिक शामिल हैं। ओपेक और ओपेक प्लस तेल की पैदावार और कीमतों का तयन करते हैं और अंदाजे के मुताबिक ये दुनिया के तकरीबन 40 से 50% तेल की पैदावार को कंट्रोल करते हैं। खाम तेल की आलमी मंडी के हवाले से मारूफ अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट oilprice.com के मुताबिक ओपेक के तीसरे सबसे बड़े तेल पैदा करने वाले मुल्क की जानिब से तंजीम से अलहदगी का ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया जब तेल की आलमी मंडी पहले ही गैर मुस्तहकम है। ईरान जंग अपने 9वें हफ्ते में दाखिल हो चुकी है और आबनाए हुर्मुज़ अमली तौर पर बंद है, जबकि खाम तेल की कीमत $110 फी बैरल से ऊपर जा चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक यूएई ने यह फैसला अचानक नहीं किया, बल्कि काफ़ी अरसे से उसकी तैयारियां जारी थीं, क्योंकि पैदावार की हद के मामले पर इसके सऊदी अरब के साथ इख्तलाफात बढ़ रहे थे। oilprice.com के मुताबिक ओपेक प्लस मुआहदे के तहत अमारात की पैदावार तकरीबन 30 लाख बैरल यौमिया तक महदूद थी, जबकि इसकी असल सलाहियत 40 लाख बैरल यौमिया से ज़्यादा। ये आदाद शुमार थोड़े से गलत हैं, मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि एग्जैक्ट क्या है। और अमारात 2027 तक पैदावार 50 लाख बैरल यौमिया तक ले जाना चाहता है। इस फैसले का आलमी मंडी पर, तेल की आलमी मंडी पर असर क्या होगा? माहिरीन के मुताबिक कलील मुद्दत में इसका इतना बड़ा असर नहीं होगा, क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ के बहरान की वजह से फ़िलहाल बहुत सी पैदावार वैसे ही रुकी हुई है और अमारात जितना तेल निकाल सकता है उतना बरामद नहीं कर सकता। लेकिन तवील मुद्दत में इसके असरात बहुत अहम हो सकते हैं। इससे कबल कतर, एक्वाडोर, इंडोनेशिया और अंगोला भी ओपेक से निकल चुके हैं। तहम अमारात जैसे बड़े और पुराने रुकन का अलग होना अहमियत रखता है। इसके इम्पैक्ट को समझने के लिए, और अल जज़ीरा ने क्या लिखा उस पर आने से पहले मैं आपको, और मैं बहुत सारी वीडियोस में इसका तज़किरा कर चुका हूँ इससे पहले, जो लोग रेगुलरली देखते हैं उन्होंने ज़ाहिर है कि 20 जनवरी की वो वीडियो भी देखी होगी जिसमें मैंने प्रेडिक्ट किया था कि ये सब कुछ होगा। ये जो शहज़ादों की लड़ाई अब ट्रिगर हुई है, ये दरअसल अरब दुनिया की, अरब ममालिक की हुक्मरानी की जंग है कि अरब वर्ल्ड का बादशाह कौन है और कौन बनेगा। और मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उनके लिए ये बहुत टची सब्जेक्ट क्यों है, और आने वाले दिनों में सऊदी रॉयल फैमिली में कुछ बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स ट्रिगर करवाई जा सकती हैं अगर तो इस तमाम फैसले पर जो मुत्तहिदा अरब अमारात कर रहा है, और जो इतना मैं इसको समझ रहा हूँ कि इसके बाद फिर आगे इसराइल जो है उसकी बैकिंग के साथ सऊदी अरब में क्या कुछ करने की कोशिश की जाएगी, वो होता है तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा, ये सारा मामला जो है वो बहुत ही गंभीर सूरत इख्तियार कर जाएगा। लेकिन
आपको याद होगा कि जिस वक्त 2018 में जमाल खाशोगी उनका कत्ल हुआ सऊदी कॉन्सुलेट में तुर्की में, और उसके बाद एक बड़ी ही आलमी बहस छिड़ गई थी मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से। और फिर दुनिया ने देखा कि साल 2020 में जिस वक्त इलेक्शन होने वाला था जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप का, जो पहला इलेक्शन था जब जो बाइडन ने पहली मर्तबा लड़ा और जीत भी गए थे, उसके जब सदारती मुबाहिसे हो रहे थे 2020 में तो उस वक्त जो बाइडन ने ये कहा था कि मोहम्मद बिन सलमान जो है उसने जमाल खाशोगी का कत्ल किया, उसके डायरेक्ट ऑर्डर से हुआ, सऊदी कॉन्सुलेट में हुआ, और इसके हवाले से जब मैं सदर बनूंगा तो मैं सऊदी अरब को एक पराया ऑफ द वर्ल्ड बना दूंगा, अछूत बना दूंगा, सऊदी अरब को कोई मुंह नहीं लगाएगा। और जो इस हवाले से इन्वेस्टिगेशंस की गई हैं अमरीकियों की तरफ से, उसकी जो रिपोर्ट्स हैं उनको क्लासिफाइड रखा गया है। मैं उनको पब्लिक करूंगा, पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा, और मोहम्मद बिन सलमान को कोई मुंह नहीं लगाएगा और उसको उसके किए की सज़ा देकर रहूंगा। और फिर जब जो बाइडन सदर बने 2021 में तो उसके बाद उन्होंने बाकायदा ये सब कुछ किया, उन्होंने वो फाइल्स पब्लिक की। और जो जेन साकी उस वक्त की वाइट हाउस की तर्जुमान है, उन्होंने जो अपनी पहली प्रेस ब्रीफिंग की थी, उन्होंने कहा था कि वी आर रीकैलिब्रेटिंग आवर टाइज विद सऊदी अरेबिया एंड वी विल मेक देम अ पराया ऑफ द वर्ल्ड। हम उनको अछूत बना देंगे, हम उनके साथ अपने ताल्लुकात को असर नौ तरतीब दे रहे हैं, और मोहम्मद बिन सलमान के साथ कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन नहीं होगी जो बाइडन की। मोहम्मद बिन सलमान की अगर किसी के साथ बात इफ़ एट ऑल होनी भी है, क्योंकि रियासती ताल्लुकात और हुकूमती ताल्लुकात में गुफ्तगू जो है वो कभी कभी मजबूरी बन जाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लॉयड ऑस्टिन जो उस वक्त के अमरीकी वज़ीर दिफा हैं उनके साथ उनकी बात करवा देंगे, क्योंकि उनके काउंटर पार्ट मोहम्मद बिन सलमान के वही बनते हैं, क्योंकि उस वक्त वज़ीर दिफा का ओहदा मोहम्मद बिन सलमान के पास था, साथ में वो क्राउन प्रिंस भी थे। इस सारी सूरत हाल का टर्न अराउंड कैसे किया था मोहम्मद बिन सलमान ने? ओपेक और ओपेक प्लस एंड रशिया, ये वो तंजीम है, ओपेक प्लस में ज़ाहिर है कि रशिया भी शामिल है ये वो तंजीम है 1960 से लेके अब तक, और ये इसको देखने के मुख्तलिफ एंगल्स हैं कि एक तरीके से ये वो तंजीम है जो सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ है, कि सिर्फ वो तरक्की याफ्ता ग्लोबल नॉर्थ, वो ममालिक जो ऑलरेडी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर के एतबार से बहुत ही एडवांस तस्वुर किए जाते हैं, अमीर तरीन ममालिक हैं, उन्हीं के पास इजारादारी रहे। उस वक्त 1960 या उससे पहले ये तमाम जो मोनोपोली थी ये मगरबी ऑयल कंपनियों के पास थी। 1960 में एक तंजीम बनती है और ये फैसला करते हैं कि हम, क्योंकि तकरीबन नोन जो रिज़र्व्स हैं दुनिया के उसका 80% हमारे पास है और 40 से 50% जो है उस स्टार्ट में, क्योंकि ओपेक बनी थी और ओपेक प्लस जो है वो 2016 में बनी, तो हम 40 से 50%, और जब सिर्फ ओपेक की बात करें तो 30% जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हम करते हैं। तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि अगर हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दें तो फिर आलमी मंडियों में तेल की प्राइसेस नीचे चली जाएंगी, हम अपनी प्रोडक्शन घटा दें तो तलब और रसद के कॉन्सेप्ट के तहत ये जो तेल की कीमतें हैं ये बढ़ जाएंगी और हम इन सारे मामले को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो तंजीम बनी थी, इस तंजीम ने बड़ा जो है वो बेहतरीन कोऑपरेशन के साथ ये सब कुछ किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के अपने गिले शिकवे ज़रूर थे, लेकिन जब 2021 में ये सब कुछ करना शुरू किया जो बाइडन ने, अमेरिका ने, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ, तो मोहम्मद बिन सलमान की एक मीटिंग हुई थी और फिर टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस हुई थी व्लादिमीर पुतिन के साथ, और इन्होंने मिलकर आलमी मंडी में तेल की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ा दी थी कि जो नेशनल एवरेज है, कोरोना के दिन भी थे वो आपको याद होगा, और उस वक्त जो है वो जो गैसोलीन की जो पर गैलन प्राइस है अमेरिकन पेट्रोल पंप्स पर जो एवरेज है वो $5 से क्रॉस कर गई थी। सो मच सो कि अमेरिका ने अपने 792 मिलियन बैरल का जो उनका स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है उसमें से 300 से 400 मिलियन बैरल जो है उनको मार्केट में जो है वो जारी करना पड़ा जो बाइडन को। और फिर जो बाइडन को पूरी दुनिया ने देखा कि वो शख्स जो ये कह रहा था कि मैं मोहम्मद बिन सलमान को पराया ऑफ द वर्ल्ड बना दूंगा, अछूत बना दूंगा, कोई इसको मुंह नहीं लगाएगा, वो घुटनों के बल रींगता हुआ जुलाई 2022 में, सिर्फ एक साल में वो गया। उसने जाकर मोहम्मद बिन सलमान के साथ जो जद्दा एयरपोर्ट के ऊपर उनका इंटरेक्शन है जिसमें वो हाथ पे हाथ मार के जो है वो मिला, और उसके बाद स्लीपी जो है जिसको कहा जाता था उस वक्त के जो
डोनाल्ड ट्रंप उनको तनकीद का निशाना बनाता था कि ये घुटनों के बल बैठ कर रिंग कर गया है और ये अपने हाथ में एक गैलन जो है वो एक डब्बा उठा कर गया और ये भीख मांग रहा है उसी मोहम्मद बिन सलमान से, जिसको इसने पराया ऑफ द वर्ल्ड बनाना था कि तू तेल की प्रोडक्शन जो है उसका इजाफा कर ताकि हमारी जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है वो नीचे आए। और पूरी दुनिया ने देखा कि ये एग्जैक्टली हुआ। लेकिन आज मुत्तहिदा अरब अमारात क्या कर रहा है? मुत्तहिदा अरब अमारात जो है उसने जब ये फैसला किया कि हम ओपेक और ओपेक प्लस से निकल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इस वक्त अगर आप देखें तो मोहम्मद बिन सलमान उनका मुल्क सऊदी अरब वो लीड करता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, वो और रूस। लगभग 8.96 8.98 मिलियन बैरल रिस्पेक्टिवली जो ऑयल है वो एक्सपोर्ट करते हैं डेली। ये मिलियन बैरल्स की बात कर रहा हूँ मैं, 8.96 मिलियन बैरल पर डे, यौमिया। जब आप इसको ज़रब देते हैं 365 दिनों के साथ तो ये 3 अरब 27 करोड़ बैरल सालाना बनता है। और अगर आज आप बात करें कि ये अंदाज़ा लगा लें कि $100 फी बैरल अगर तेल की कीमत है और 3 अरब 27 करोड़ बैरल सऊदी अरब जो है वो एक्सपोर्ट करता है, तो इस साल उसका रेवेन्यू या उसकी जो कमाई होगी तेल से अपनी ऑयल की एक्सपोर्ट से, तो वो लगभग मिलाकर बनेगी 327 अरब डॉलर बनेगी। ये इतना बड़ा ऑयल रेवेन्यू है और इससे सऊदी अरब अपना मुल्क चलाता है। 87% जब आप जाकर इसको स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि जो सऊदी अरब का इन्हसार है तेल की एक्सपोर्ट्स पर, और विजन 2030 इसीलिए है कि हमने तेल से इन्हसार हटाकर सियाहत पर ले जाना है, इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी के ज़रिए, फिर प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स और इवेंट्स, और हम ये सब कुछ करेंगे और हम बड़े डाइवर्सिफाई कर लेंगे अपनी इकॉनमी को। लेकिन उसके लिए फ़ंड कहाँ से आना है? वो इसी तेल से आना है। तो मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उनके हुकूमत का 87% जो टोटल अखराजात हैं, जो बजट है, जो उसकी फलाही रियासत है, या जो लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो उनके यहाँ खुशहाली है, वो फ़ंड होती है उनके ऑयल रेवेन्यू से। अब आप इसी का ऑन द फ्लिप साइड आप देखें, जो ये ओपेक और ओपेक प्लस है, ये अपने ममालिक के साथ मिलकर ऑयल की प्रोडक्शन घटाकर बढ़ाकर दुनिया में ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल करते हैं। अगर मुत्तहिदा अरब अमारात जो अपने तौर पर भी एक बहुत बड़ा हैवी वेट है और बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है आलमी मार्केट पर, लेकिन अगर वो बारिश का पहला कतरा साबित होता है और दीगर कुछ ममालिक को साथ मिला लेता है, इस जंग के आगाज़ से पहले $70, $75, $65 फ़ी बैरल जो है वो तेल की प्राइसेस चल रही थी। और ये जंग ओवर होने के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात बाजू मरोड़ सकता है सऊदी अरब का, वो इस तरीके से कि वो अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है इस वक्त वो लगभग 2027 तक जाकर उसकी हो जाएगी 5 मिलियन बैरल। इस वक्त 4.8 मिलियन बैरल यौमिया उसकी कैपेसिटी है। और सऊदी अरब और ये जो सारे वियना में बैठकर, ऑस्ट्रिया में बैठकर ये सारे फैसले करते हैं, इन्होंने एक कैप लगाया हुआ है कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो उनकी जो अमाराती इन्वेस्टमेंट एजेंसी है, उसने ये बताया, जो एडनॉक जो मुत्तहिदा अरब अमारात की नेशनल ऑयल कंपनी है, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एडनॉक जो है वो उसने जितनी इन्वेस्टमेंट की है उसने अपनी कैपेसिटी अब 5 मिलियन बैरल से बढ़ा देनी है। लेकिन उसको कहा यह गया है कि आप 2.7 मिलियन बैरल यौमिया यानी कि 27 लाख बैरल यौमिया से ज़्यादा आप प्रोड्यूस नहीं करेंगे और एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ताकि आलमी मंडी में प्राइसेस ऊपर रहें। और सऊदी अरब की इकॉनमी फंड होती है इसी तेल के पैसे से। यूएई जो इस वक्त एक बड़ी मुश्किल का शिकार है कि जिसमें उसके यहाँ टूरिज्म का, इन्वेस्टमेंट का और एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, बट अदरवाइज़ यूएई की जो इकोनॉमी है उसमें डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है। अगर अभी भी जो लार्जली रेवेन्यूज़ हैं वो ऑयल ही की, तेल की कमाई से उनकी हुकूमत और उनका मुल्क चलता है, लेकिन उनके पास अल्टरनेट बहुत ज़्यादा थे। लेकिन अब अगर वो अपनी कैपेसिटी 5 से बढ़ाकर 7 मिलियन बैरल तक ले जाते हैं साल, 2 साल, 3 साल में, और हालात नॉर्मल होने के बाद, उस सूरत में वो बड़े पैमाने पर तेल पंप करके आलमी मार्केट में प्राइसेस को नीचे ला सकते हैं और अपना तेल बेचकर जाहिर है कि वो रेवेन्यू तकरीबन उतना इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन सऊदी अरब की जो कैपेसिटी है वो इस वक्त लगभग टोटल कैपेसिटी है 12 मिलियन बैरल की, जिसको वो 12.5 मिलियन बैरल रोज़ाना
तक लेकर जाना चाहते हैं साल 2027 तक, और उनको अपनी कैपेसिटी बढ़ाने में भी उतना ही वक्त दरकार होगा। और उस दौरान जो आलमी मार्केट है, अगर उसमें ऑयल प्राइसेस कंट्रोल करके यूएई नीचे ले जाता है तो उस सूरत में एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा सऊदी अरब का। यही अंदाज़ा लगा लें कि अगर 65-70 बैरल जो है वो जंग से पहले था, जंग ख़त्म होने के बाद दोबारा 65-70 बैरल यौमिया के ऊपर आ जाता है, और मुत्तहिदा अरब अमारात अपने मज़ीद कुछ दोस्तों के साथ मिलकर आलमी मार्केट को मैनिपुलेट करता है, और तेल की जो कीमतें हैं आलमी मंडी में वो $50, $55, $52 फी बैरल आ जाती हैं, या हम समझने के लिए इसको निस्फ कर लेते हैं, तो उस सूरत में वही सऊदी अरब जिसने 327 अरब डॉलर कमाना था एक साल में, उसका ये एग्जैक्टली निस्फ हो जाएगा, जो लगभग 163 या 164 बिलियन डॉलर्स बनता है, यानी उसकी निस्फ रह जाएगी कमाई। तो सऊदी अरब के लिए एक बहुत बड़ा धचका है कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो उसकी पॉकेट में होता था, मिलकर मशावरत के साथ फैसले करते थे, मुत्तहिदा अरब अमारात ने बगावत कर दिया। लेकिन ये मामूली बगावत नहीं है, ये सऊदी अरब के ऊपर एक बड़ा इक्तिसादी हमला है। और जो सऊदी अरब बहुत सारी मामलात में उसको लेवरेज हासिल थी, जो उसके लिवर्स थे कि ओपेक का डिफेक्टो लीडर सऊदी अरब है, जैसे सऊदी अरब डिक्टेट करेगा, कहेगा, ये तमाम अरब ममालिक ओपेक में, ओपेक प्लस में शामिल ममालिक उसको फॉलो करेंगे और रूस को फॉलो करेंगे, उनके मुताबिक अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, घटाएंगे। और अब अगर एक मेजर तकरीबन ओपेक का 15% जो शेयर होल्डर है वो इससे निकल जाता है बाहर, तो उस सूरत में अब कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स ट्रिगर होंगी। वक्त नहीं रहा, वरना मैं आपके सामने, जाहिर है कि ये जो और तकरीबन चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं, वरना मैं आपके सामने अल जज़ीरा जो है उसने जो लिखा वो मैं आपके सामने रखता। जो बेन नॉर्टन है, एक जर्नलिस्ट, उन्होंने इसके हवाले से लिखा कि अमेरिका जो है वो 1960 की दिहाई से कोशिश में था कि किसी तरीके से ओपेक तबाह हो जाए। दिस इज़ अबाउट मच मोर देन सऊदी अरेबिया, कि इसका ताल्लुक जो है डिसीजन का सिर्फ सऊदी अरब के साथ नहीं है। ओपेक ऐसा प्लेटफॉर्म था, ग्लोबल साउथ उसको इस्तेमाल करता था, और कैश फ्लो जो है उसको मेंटेन रखने के लिए जो यूएस एम्पायर है उसने हमेशा ये चाहा कि ग्लोबल ऑयल मार्केट जो है उसको मैं कंट्रोल करूं। लेकिन ख़ास तौर पर 2010 के बाद से जो शेल का बूम आया और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बन गया इस पूरी दुनिया में, तो मुत्तहिदा अरब अमारात जो है उसने अब एक ओबीडियंस दिखाई है अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के साथ, और इस सारी सूरत हाल में उसने निकल कर ओपेक को तबाह करने के उस अमल का आगाज़ कर दिया है कि जिसके नतीजे में जो हेजमनी है वो तेल की मार्केट के ऊपर वो अमेरिका कायम कर सकता है। या फिर मुत्तहिदा अरब अमारात से फैसल अल कतबी, उन्होंने इसके हवाले से लिखा है कि मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मुत्तहिदा अरब अमारात क्यों कर रहा है। हर एक को हर शख्स को जो है वो सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने ओपेक और ओपेक प्लस को छोड़ने का फ़ैसला कर दिया, लेकिन असल जो कहानी है वो इसके अंदर दबी हुई है। कई साल तक मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो नई अपनी ऑयल प्रोडक्शन की कैपेसिटी जो है, सलाहियत है, उसको बढ़ा रहा था, और 2027 तक 5 मिलियन बैरल यौमिया तक इसको लेकर जाना है। और ये एक बहुत बड़ा जुआ था जो मुत्तहिदा अरब अमारात खेल रहा था। जो ओपेक है वो करता क्या है, वो उसकी डील ये है कि अपने बैरल्स जो हैं, जो तेल है, वो आप ज़मीन के अंदर रखें, ना निकालें, प्राइसेस ऊपर रहें, और हर बंदा इस बात पर प्रिटेंड करे कि ये मार्केट स्टेबिलिटी है, कि हम इस्तेहकाम ला रहे हैं। लेकिन जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं उनको इसके हवाले से बड़ी जो है वो कुर्बानी से गुजरना पड़ता है। अब सब मुत्तहिदा अरब अमारात ने इस सारे मामले को एक्सेप्ट करना छोड़ दिया है, और उन्होंने कहा है कि बड़े पोलाइटली कहा है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक विजन है, ग्रेजुअल और मेजर्ड प्रोडक्शन होगी, अलाइंड करेंगे हम उसको डिमांड के साथ। लेकिन असल इसमें मामला यह है कि जो कार्टेल है उसकी इजारादारी जो है वो टूटेगी। एक बहुत बड़ा धचका है जो मुत्तहिदा अरब अमारात ने सऊदी अरब को पहुंचाया है, और सऊदी अरब जो है वो अब इसके ऊपर रिएक्ट भी करेगा। आलमी मंडी इस वजह से अभी तक जो है वो इसको मज़ीद उसमें प्राइसेस ऊपर गई हैं, क्योंकि इसको एक और डिस्टेबलाइजेशन फैक्टर के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि अभी ये फ़ैसला मुत्तहिदा अरब अमारात कर भी ले कि 1 मई
یعنی فرائیڈے کے دن سے ہم اوپیک اور اوپیک پلس کا حصہ نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے پروڈکشن کریں گے. ابھی ان کی پروڈکشن عالمی مارکیٹ میں جا ہی نہیں رہی. اب نئے ہرمز بند ہے، اس کے آگے جو ہے وہ ناکہ لگا کے بحری ناکہ بندی کر کے امریکہ کھڑا ہوا ہے. تو تیل کی جو ترسیل ہے، جو فجیرہ والی لائن ہے، پائپ لائن ہے، اس سے بھی نہیں جا سکتی کیونکہ فورس میجور اپلائی ہوا ہے. ہبشان گیس فیلڈ اور دیگر ان کی آئل کمپنیز ابھی آپریٹ نہیں کر رہی، لیکن سب کو پتہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جو متحدہ عرب امارات اس فیصلے کے تحت جو ہے عالمی مارکیٹ کو منور کرے گا. اور یہ ایک ویل تھاٹ آؤٹ جو ہے وہ فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ کہیں نہ کہیں اندر جو ہے وہ بوائل کر رہا تھا. اس نے کسی نہ کسی وقت باہر آنا تھا، لیکن اب جو چیزیں ٹریگر ہونا شروع ہوئیں، مکلا کی جو بندرگاہ ہے اس پر سعودی حملے کے بعد، اس کے نتیجے میں آپ یہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اور جب اجیت دوول نے جا کر ملاقات کی متحدہ عرب امارات کے پریزیڈنٹ محمد بن زید MBZ کے ساتھ، اس کے بعد بہت ساری چیزیں، یہ صرف ٹپ آف دی آئس برگ ہے، یہ آغاز ہے. مزید کیا ہو سکتا ہے اس پر ہم کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.